अम्बाला, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, नूंह और सोनीपत। तो ऐसे एक अध्ययन के बाद ही निश्चित रूप से इनको केंद्रित किया गया होगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए वैसे तो पहले से ही हम बहुत इस पर सतर्क हैं। हमने इस सारी चीज़ों के रोकथाम के लिए 2018 में ही हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग से बनाया था और उसके बाद कुछ आसपास के राज्यों को साथ लेकर के और हमने एक एंटी ड्रग सेक्रेटरीट भी बनाया पंचकुला में। जो भी उत्तर भारत के राज्य हैं जिसके अंदर जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, ऐसे सब राज्यों को साथ लेकर के मैंने स्वयं उसमें लीड ली थी और 2 बैठकें तो मेरी अपनी उपस्थिति में हुई थी, बाकी अधिकारी स्तर पर भी बैठकें हुई थी। तो पंचकुला में उसका हमने हेड ऑफिस बनाया है, वहाँ भी इन चीज़ों की सबकी और एक प्रकार से ध्यान रखा जाता है, सारी चीज़ों का डाटा भी लिया जाता है, सब जानकारियाँ भी वहाँ ली जाती हैं। तो जब से हमारा ब्यूरो बना है, इस ब्यूरो के माध्यम से हमने जो भी सप्लाई साइड है उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत प्रयत्न किए हैं और पिछले साल भर में 2746 अभियोग दर्ज किए गए। इस सारे विषय को जो पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कुल मिलाकर के 3975 आरोपियों को हमने गिरफ्तार भी किया। कार्रवाई के दौरान 29.13 किलो हेरोइन, 157.25 किलो चरस, 11,368 किलो गांजा, 356 किलो अफीम, 8,550 किलो चूरापोस्त और 13,62,121 नशीली गोलियां और सिरप इत्यादि जब्त भी की है। तो इस सामान को जब देखते हैं तो बहुत चिंता होती है कि हरियाणा में इन चीज़ों की आमद रफ्त, ये ठीक है कि ये सब चीज़ें यहाँ खपत के लिए तो शायद नहीं आई होंगी, इसकी स्मगलिंग भी बहुत हो रही है। स्मगलिंग में कुछ जैसा इंटरनेशनल बॉर्डर है, खास करके पाकिस्तान का बॉर्डर, उधर से चीज़ें सप्लाई होती हैं, पंजाब के रास्ते फिर हरियाणा के रास्ते होते हुए देश में आगे भी जाती हैं। तो रास्ते में इस चीज़ को पकड़ने के लिए भी हमारी जो नारकोटिक्स ब्यूरो है, इन्होंने बहुत मेहनत की और इस सारे काम पर अपना एक प्रकार से पूरा जो पकड़ है वो बनाई है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को कंट्रोल करना और इसको यानी एक प्रकार से युवा में आदत बढ़े नहीं, तो ये हमारी चिंता है। इसके लिए हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक हाक सॉफ्टवेयर बनाया है और मोबाइल ऐप प्रयास ये भी बनाए हैं। इसके माध्यम से भी जो तस्करी की जो चीज़ें हैं, तस्करों को भी इसमें पकड़ा जाता है, तो इसके माध्यम से भी हमको सफलता मिलती है। अब ये ध्यान में आया कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। तो हमने एक स्टेट लेवल के एक्शन प्लान ये बनाई है और उस एक्शन प्लान में ग्रामीण स्तर पर, ग्राम स्तर की जो मिशन टीम्स बनाई हैं, विलेज मिशन टीम्स, और इसी प्रकार से शहरों में वार्ड मिशन टीम्स, और इनको सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्लस्टर मिशन टीम्स, उसके ऊपर फिर सब डिवीजन मिशन टीम्स, जिला मिशन टीम्स और हमारी स्टेट की जो है मिशन टीम वो तो है ही है। तो इन सब के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के बाद हर गांव में हम जाकर के, हर वार्ड में जाकर के इन बातों का पता करेंगे कि ये चीज़ें सेवन करने वाले कौन कौन लोग हैं, इसका व्यापार करने वाले कौन कौन लोग हैं और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, कहाँ से सप्लाई होती हैं, उसमें समाज की भागीदारी ये भी हम कराएंगे, ताकि हर टीम में, खास करके गांव की जो टीम मैंने बताई, वार्ड की टीम बताई, 10-10 लोग उनकी एक टीम बनेगी, 5 जिसमें सरकारी अधिकारी होंगे और 5 जनता के लोग लिए जाएंगे, खास करके चुने हुए प्रतिनिधियों में से। वर्तमान में हमारी पंचायतें भले चुनी हुई नहीं हैं, लेकिन जो पूर्व पंचायतें हैं, जो पूर्व प्रतिनिधि हैं, उनको जोड़ेंगे। तो ऐसे सब लोगों को साथ लेकर के सबका विश्वास, उसके अंदर स्कूल का अध्यापक, मुख्याध्यापक भी होगा, उसमें गांव का पटवारी भी होगा, गांव का ग्राम सचिव भी होगा। तो ऐसे सब लोगों को साथ लेकर और एक अभियान हम लोग ये चलाने की योजना बनाई है, जिसके लिए मुख्य रूप से आज आपको बताया है मार्च महीने में इन सब का
गठन जो है वो हो जाएगा। और मार्च महीने के बाद गठन के बाद फिर गांव-गांव में, वार्डों में जाकर के और उन सबको एक प्रकार से मीटिंग्स जो करेंगे, उन मीटिंग्स के लिए हमने जुलाई तक का समय रखा है कि अप्रैल, मई, जुलाई 3 महीने में ये सब गांव-गांव मीटिंग्स हों, डाटा इकट्ठा किया जाए, उनको अवेयरनेस जो है वो पैदा की जाए। तो इस सारे काम के लिए हम लोगों ने इस समय का निर्धारण किया है, ताकि इस 3-4 महीने का जो अभियान है, उस अभियान के बाद जो लोग पकड़े जाएंगे, जो लोग इस प्रकार की आदतों में फंस चुके हैं, उनको फिर सेग्रीगेट करके उनके डी एडिक्शन सेंटर्स सामान्यतः हेल्थ डिपार्टमेंट और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट इनके द्वारा ही वो बनाए जाते हैं। उनमें उनकी इस आदत को कैसे छुड़वाया जाए, तो बड़े लेवल पर जितनी भी संख्या में बनाना आवश्यक होगा, उतनी संख्या में अस्पतालों में, CHCs में या उससे नीचे लेवल पर भी जिस प्रकार का काम करना होगा, अगर बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं तो उनको सबको एक बार लेकर के और फिर बाद में उनकी रिहेबिलिटेशन। कई बार व्यक्ति किसी परेशानी से, बेरोजगारी से या किसी और सेटबैक से, कोई उसका बिजनेस घाटा हो गया, कोई पारिवारिक झगड़ा हो गया, कोई भी कारण होते हैं, उन कारणों के कारण से भी व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो जाता है, नशीली चीज़ों का सेवन करने लग जाता है। तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग करा करके ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जाए। बेरोजगार है तो उसके रोजगार की चिंता की जाए, घरेलू को झगड़ा तो काउंसलिंग करके उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के और एक बड़ा कार्यक्रम आगे आने वाले 4 महीने में हम लोग लेने वाले हैं। विषय और भी 2 हैं, लेकिन इस विषय को पूरा करने के लिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, कुछ चीज़ और जोड़नी होगी तो आप बताएंगे, कोई भी विषय इसमें जोड़ना है तो। वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने नशा के विरुद्ध जो हरियाणा में हमने युद्ध शुरू किया है उसके बारे में सारा विस्तार से बता दिया। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का कार्यालय मधुबन में बनाया गया है और 28/12 को मैं उसका उद्घाटन करके आया था। सब सुविधाओं से संपन्न वो कार्यालय वहाँ पर बनाया गया है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी हमने शुरू किया है, वो है 9050891508। इसके ऊपर कोई भी हरियाणा का व्यक्ति अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो नशे से संबंधित है तो वो इसकी सूचना दे सकता है और सूचना देने वाले का बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उनको कार्रवाई का हमने एक मापदंड बनाया है कि जो भी केस पकड़ा जाएगा, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसके डेड एंड तक जाया जाएगा। कहाँ से आई, किसने बेची, वो कहाँ से लाया था, जब तक डेड एंड तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमारा अन्वेषण जो है, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी नहीं मानी जाएगी। इसके लिए अभी तक काफ़ी काम, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कितनी अफीम, कितना गांजा, कितनी चरस हमने पकड़ी है, वो सारा बताया गया। हरियाणा को पूरी तरह से हम नशा मुक्त करेंगे। उसके लिए सारी मेरी पुलिस, नारकोटिक ब्यूरो के अतिरिक्त भी बाकी पुलिस को भी हमने एक्टिवेट किया। सारी पुलिस को हमने कहा है कि वो ड्रग्स, जुआ, शराब, सट्टा, इलीगल आर्म्स, इसकी रेगुलर रेड्स हो रही और वीकली हर सुपरिटेंडेंट मेरे पास इसकी अपनी रिपोर्ट भेजता है कि कहां से क्या पकड़ा गया। ये जब से हमने शुरू किया है
18,937 रेड्स अभी तक सारे हरियाणा में डाली जा चुकी है। 4,879 केस रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। 5,379 जो है अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा चुका है। 65,35,643 रुपए का कैश रिकवर किया जा चुका है। 172 पिस्टल रिकवर किए जा चुके हैं। 202 कार्ट्रिज रिकवर किए जा चुके हैं। 76,154 बोटल्स रिकवर किए जा चुके हैं। ड्रग्स का हमने आपको बता दिया। हम एक संदेश सारे हरियाणा में देना चाहते हैं कि जहां तो बदमाशी छोड़ दो, जहां हरियाणा छोड़ दो। हम किसी को भी गलत काम करने वाले को हरियाणा में बर्दाश्त नहीं करेंगे। केसेस के डिस्पोजल के लिए भी मैंने कार्य योजना बनाई है कि लोगों की अक्सर ये बात रहती है कि केस रजिस्टर्ड हो गया और कार्रवाई ना हुई। मैंने अकाउंटेबिलिटी तय की है कि 10 दिन के बाद इंस्पेक्टर जो एसएचओ है उसको रिपोर्ट करना होगा कि ये डिले क्यों हुआ। 20 दिन के बाद डीएसपी को करना होगा। 30 दिन के बाद एएसपी को करना होगा और 45 दिन के बाद एसपी को करना होगा कि ये डिले क्यों हुआ। और उसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है। उसका ट्रायल कल मैंने देख लिया है। वो पोर्टल होगा और वो 15 दिन के लिए अभी हम नीचे ट्रायल के लिए उसको भेज रहे हैं। उसके बाद वो पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। मेरे डैशबोर्ड के ऊपर या डीजीपी साहब के डैशबोर्ड के ऊपर या एसीएस होम के डैशबोर्ड के ऊपर सारे हरियाणा के हर केस की डिटेल होगी कि कौन सा केस कब रजिस्टर हुआ और वो वर्कआउट हुआ या नहीं हुआ और क्या डिले हुआ, क्यों डिले हुआ, सारी जानकारी उसमें होगी। हमारा मकसद ये है कि नीचे जो वर्किंग स्टाफ है उनके ऊपर इस चीज़ का जरूर आभास रहेगा कि अगर हम डिले करते हैं तो हमें कोई देख रहा है और हर आदमी की हमने अकाउंटेबिलिटी इसमें तय की है। मकसद ये है कि हम अपनी पुलिस को, जो हमारा होम डिपार्टमेंट है, अपार्ट फ्रॉम दी, तो आज का विषय जो था वो ड्रग्स का था, लेकिन रेगुलर पुलिस भी नारकोटिक ब्यूरो के अतिरिक्त इस दिशा में पूरी तरह से काम करे और पूरी पुलिस चुस्त दुरुस्त हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, ये अभियान जो हम चलाएंगे, एक विषय है कि इसका नामकरण क्या रखा जाए। तो मैंने ये सुझाव दिया कि हमारे जो मीडिया के मित्र हैं, मैं उनके सामने अनाउंस करूंगा कि कोई भी, चाहे हमारे मीडिया मित्र या जो आज की इस बात को सुन रहे हो, कोई अच्छा नाम, मार्च में इसका एक अच्छा नामकरण करके इसको लॉन्च करेंगे। तो आप में से कोई अच्छा नाम बता देगा तो हमारे टीम के लोग उसका कोई ना कोई अवार्ड भी घोषित करेंगे। जी, है ना? कोई अच्छा नाम आना चाहिए, ठीक है? तो वैसे ही सर हम उसका भी एक अच्छा नाम सोच रहे हैं कि जैसे पंजाब में उन्होंने एक बड्डी प्रोग्राम किया था, तो हरियाणवी लैंग्वेज के हिसाब से उस बड्डी का क्या काउंटर पार्ट बनता है? नहीं, जरूरी नहीं कि उसका काउंटर पार्ट, हमारा जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य है उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। भाई नशे से दूर करना है, युवकों को बचाना है, कोई जागृत यानी कार्यक्रम करना है। बड्डी एक इंग्लिश शब्द है, उसके अर्थ कोई बहुत अच्छे नहीं है। हमने जो ये नशे का कारोबार करते हैं और जो लोग पकड़े गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स का भी प्रक्रिया हमने आरंभ की है। हमने कुरुक्षेत्र में प्रॉपर्टी अटैच की है, हमने करनाल में और सिरसा में 3 जगह पर, सब जगह पर हम जहाँ पर
ये लोग इस प्रकार के कारोबार में लगे हुए हैं। और भी जगहों पर मुझे जानकारी है, क्योंकि वो प्रोसेस में है अभी हम नहीं बता रहे, लेकिन 3 जगहों पर हमने प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई की है। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण और करंट इशू है, हम सबकी चिंता का विषय है कि इस समय यूक्रेन में जो टेंशन्स हैं यूक्रेन देश में, और बहुत एक यूक्रेन में जो असमंजस बना हुआ है और वो एक अनिश्चितता की जो स्थिति बनी है, उससे सब देश के लोग, हरियाणा के लोग सभी चिंतित हैं। लगभग 18,000 लोग वहाँ अपने फंसे हुए हैं और जिसमें लगभग 2,000 लोग हरियाणा से हैं। उसके लिए मेरी भी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बातचीत चल रही है, तो वो अपने प्रबंध कर रहे हैं। पहला तो केंद्र ने ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना लिया है और उसमें 15 अधिकारी हैं जिनको वहाँ जिम्मे लगाया गया है और वो लगातार नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने अपना कंट्रोल रूम का नंबर और ईमेल एड्रेस जारी किया है। नंबर्स तो हैं, प्रेस नोट में बाद में दे देंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ कंट्रोल रूम दिल्ली आर 9111, ये तो दिल्ली का कोड हो गया, 230121113, फिर 230141104, 23017905 और एक मोबाइल टोल फ्री नंबर है 1800, मोबाइल नहीं है जो 1800 के जो नंबर होते हैं, टोल फ्री नंबर, हाँ, 1800118797। इसी प्रकार से हमने यहाँ अपने चंडीगढ़ में भी हरियाणा के लोगों के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। वो मुख्य रूप से आप लोग उसको ज़रूर लिख लें। उसका व्हाट्सएप नंबर है 92123, ये ज़रूर लिखें आप, 92123 14595। कोई भी जानकारी ऐसी होती है या किसी की कोई वहाँ से सहायता की रिक्वेस्ट आती है तो हम इस पर फॉरवर्ड कर दें एक व्हाट्सएप के रूप में, 92123 14595। और इसी प्रकार से जो हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी ईमेल आईडी जो इसके लिए रखी है, वो उनकी रेगुलर जो ईमेल आईडी है वही है contact us@atfcd, contact us@fcd पूरा लिखना है @gmail.com। तो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हमने बनाया ही है, तो उसका वहाँ एक अलग से यूक्रेन सेल इस नाम से 2 लोगों को हमने बैठाया है, ताकि वो जानकारियाँ, क्योंकि हमारे पास तो जानकारियाँ आएंगी, वो MEA में जानकारी हमने देनी है, सहायता उन्हीं के माध्यम से होगी। एक कॉन्टैक्ट नंबर और एक ईमेल एड्रेस से हमने बैठाया है। 2000 में ब्रेकअप है, कोई स्टूडेंट कितने, डॉक्टर्स कितने? अभी ये ब्रेकअप नहीं आया है, जनरल जानकारी है कि लगभग, लेकिन ज़्यादातर उसमें स्टूडेंट्स हैं, MBBS स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादातर मेडिकल करने जाते हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेजेस की सुविधा है, तो ज़्यादातर लोग वही हैं। बल्कि एक केस हमारे योगेंद्र चौधरी जी हैं यहाँ, हाँ, एक केस अभी सवेरे इनको जानकारी मिली थी, तो अभी उनकी सहायता की भी। ये क्या था केस, उधर बताएं। उसमें स्टूडेंट की नीवा गिल, उनकी फैमिली का आया था कि वो आ नहीं पाई, तो जब हमने चेक किया तो पता चला कि उनका वीज़ा जो मिला था उनको, तो वो कार्ड खो गया था, बट एम्बेसी ने उनको ऑफर किया कि वो अपना जो एक टेम्परेरी कार्ड बना के वापस आ जाए। उसकी डिसाइडेड के लिए फिर मुझे रात में दोबारा दिक्कत आएगी, तो और सोचा अगली फ्लाइट से आ जाऊँगी, बट अभी फ्लाइट ही इस तरीके का बच्चे ना लें और वापस आ जाए, जो भी सरकार अरेंज करती है, ये हमारा ये चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि हरियाणा के लोग हैं तो सभी लोग चिंता कर रहे हैं। मुझे सुरजेवाला जी का पत्र भी मिला था और भी कुछ विधायकों के 2-3 के फ़ोन भी आए कि भी इसके लिए कोई हमको व्यवस्था करनी चाहिए, तो वो हमने आज व्यवस्था की है। इसके बाद मुझे लगता है कि हम सुरक्षित उनको सबको वापस लाने में पूरी मदद कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी जो युद्ध का ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें सारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई, क्या कोई ऐसी अपील भी करेंगे कि अभी आप लोग जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहिए? देखिए, इस ऐसे विषय में चूँकि केंद्र सरकार जो है वो पूरा ध्यान रखे हुए है और सारी फ्लाइट्स बंद हैं, वो सब बंद है।
लेकिन फिर भी एयरपोर्ट्स के ऊपर वहाँ के बच्चे जैसे थोड़ा सा अफरा तफरी मचती है, तो थोड़ी मची है, तो भी उन सबको यही कहा जाएगा कि जब तक एयरपोर्ट से व्यवस्था न बने तब तक उनको सुरक्षित अपने स्थानों पर वहाँ रहना चाहिए। तो ये अपील मैं ज़रूर करूँगा और बाकी हरियाणा के लोग, देश के लोगों को फिर से कहूँगा कि जो जिसकी मदद जिस भी प्रकार से हो सकती है वो सब उनको सांत्वना दें, उनको भरोसा दें। यही एक विषय इस समय करने का है। बाकी तो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो सारा नज़र रखे हुए, उस हिसाब से बातचीत करेंगे। कुछ 2-3 विषय और इसमें आपको बताने हैं। हमने आयुष्मान की योजना, आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र सरकार की, भारत सरकार की योजना है, लोगों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य को उनको जो खर्च है उसका बीमा उनका हो जाए, तो उसके लिए 15.5 लाख परिवार ये उसमें जिनको ये सुविधा प्राप्त होनी थी वो लोग चिन्हित हैं SCCC डाटा में। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो SCCC डाटा में नहीं हैं और वास्तव में BPL टाइप हैं, गरीब हैं। तो हमने विचार किया है कि उनका सारा खर्च भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत, जिनकी आय 1,80,000 रुपया सालाना से कम है, ऐसे सब परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ दिलाएंगे। उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है, हमने केंद्र से बात कर ली है। उन परिवारों को भी इस पोर्टल में जोड़ देंगे ताकि उनका कार्ड उसी सिस्टम से बन जाए। बाद में उनका खर्च जो है, जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं आयुष्मान भारत की योजना का, तो वहाँ से लेंगे। हाँ, तो है। हाँ, और वो सब परिवार जिनको ये दे रहे हैं, क्योंकि परिवार पहचान पत्र का एक जो मन बनाया है पोर्टल, उसमें निश्चित रूप से उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी हमारे पास उसकी जानकारी मिलेगी कि कौन परिवार क्या है। तो ऐसे गरीब परिवारों का सबका खर्च जो बाकी बचे हैं वो हरियाणा सरकार देगी, ये हमने तय किया है। और उसका प्रोसेस हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और परिवार पहचान पत्र सब लोग मिलकर, यानी क्रेडिट डिपार्टमेंट, वो सब मिल करके उसका प्रोसेस को आगे चलाया है। अभी मैं 2-3 विषय बाद में लेंगे, अभी कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी तो एक निर्णय यही है कि 1,80,000 वेरीफाइड इनकम जिसकी होगी उसको इसमें करेंगे। BPL, हाँ, वैसे BPL का पहले जो दायरा था वो 1,20,000 साल का था, उसको हमने बढ़ा के 1,80,000 किया था। और वो इनकम वेरिफिकेशन का भी जो प्रोसेस अभी चालू है, 3 फेज का हो चुका है, 4था फेज अब चालू है, ये मार्च में हो जाएगा। और इसके बाद भी जो बचेंगे अप्रैल में आगे भी बढ़ेगा, लेकिन बिना वेरिफिकेशन के वो नहीं हो पाएंगे उसमें एंटाइटल्ड। दूसरा, इसी में हमने जो मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत पहला फेज पूरा होने के बाद मेले लगाए थे दिसंबर महीने में, उन मेलों का अच्छा रिजल्ट निकला। 90,000 लोग उन्होंने इस मेलों में जाकर के अपने फार्म भरे थे और अपने काम की इच्छा जताई है, जिसमें वो लगातार चलने वाला काम है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स भी काम को देख रहे हैं, बैंक्स भी उसमें सारा सर्वे करके देख रहे हैं। अभी तक जो आज तक 37,512 लोगों की एप्लीकेशन असिस्टेंस की वो मंजूर हो गई हैं। अब उनको कभी भी उनका जो लाभ है या उनका जो लोन है वो सब दिया जाएगा। अभी तक उनकी जो अप्रूवल है वो 37,512 की हुई है। हमारा पहला टारगेट है 1 लाख परिवारों को इसमें सहायता देने का। अब दूसरा जो मेला है राउंड का, वैसे कोरोना के कारण से लेट हुआ, वरना हमारी योजना थी कि जनवरी में दूसरा राउंड चले, तो जनवरी और फरवरी में ना चला करके अब वो 2 मार्च से सेकंड राउंड उन मेलों का शुरू होगा। उनकी डेट्स तय हो गई हैं। लगभग 1 लाख परिवारों को उसमें भी बुलाया जाएगा। और जब 1 लाख परिवार उसमें बुलाया जाएगा तो जैसे 37,000 ये हुए, बढ़ते बढ़ते ये भी बढ़ेगा, तो दोनों मेलों का मिला करके भी हमारा 1 लाख का टारगेट पूरा होगा। लेकिन इसके बाद भी लगातार इन मेलों का क्रम जारी रहेगा अगले साल में, यानी 22-23 में, ताकि जो गरीब परिवार हैं इनकी आमदन कैसे बढ़े। वास्तव में हम लोगों को लाभ देने के हमारे 2 तरीके हैं। एक तो सरकार की ओर से कुछ दिया जाए, एक उनकी आय के साधन बढ़ाए जाए। आय के साधन बढ़ते हैं तो उसमें डबल लाभ है। एक तो स्वाभिमान बढ़ता है अगले का कि हाँ, मैं अपना कमाई हुई तब मैं अपना काम कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। और फिर दूसरा लाभ ये कि सरकार के ऊपर उतना वजन कम पड़ता है, वरना सरकार तो फ्री की योजनाओं में बहुत बड़ा पैसा, उसका सरकारी पैसा उसमें जाता है। तो हम सबको 1,80,000 से ऊपर ले जाने की हमारी योजना है। कैसे आगे बढ़ेंगे उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। एक विषय है, वैसे तो प्रेस नोट के माध्यम से हमने आपको सबको बता ही दिया है, फिर मैं जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि
उसमें काफ़ी कुछ समझ बढ़ गई है लोगों की, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन विपक्ष के लोग लगातार उसके ऊपर हैमर करते हैं। वैसे विधानसभा विषय आएगा, वो है आंगनवाड़ी का। आंगनवाड़ी लगभग 47,000 आंगनवाड़ी वर्कर और जो उनके हेल्पर हैं, उन सब का पिछले दिनों में उनकी जो डिमांड्स थी, उनके साथ बैठ करके सारी डिमांड जो उनकी थी, जो उचित मानने लायक थी, सबकी मान ली थी। मानने के बाद उन्होंने धन्यवाद भी किया, फोटो भी खिंचवाया। लेकिन वहाँ से जाने के बाद और 2 घंटे बाद उनका कि हमारी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं मानती है। हमने कहा भी कोऑर्डिनेशन कमेटी कल को फिर और कुछ कह देगी। जब एक सरकार के साथ आप लोग यूनियन के नाते फैसला कर गए हो तो फैसला फैसला है। जब उन्हें बात की तो उसके बाद 50% तो अगले ही दिन काम पर चालू हो गई थी। बाद में लगातार एक दबाव जैसे बनता है, इसके पीछे पॉलिटिक्स भी होती है। आप लोगों को मालूम है, पॉलिटिकल लीडर उसके अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हैं और आखिर में तो ये आ गया जी कुछ भी मान लो, थोड़ा सा मान लो। हमने कभी पहले जो मान लिया पहले उसको पूरा करो, फिर साल में 2 साल में फिर चलेगा। कौन सा कुंभ का मेला थोड़ी कि 12 साल बाद मिलेंगे हम, हर साल मिलते हैं, हर साल कुछ ना कुछ उनके लिए हम करते ही हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए, हमारे यहाँ हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हेल्पर्स को देश भर में सब प्रांतों में सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। और उसका जो आंकड़ा है आज का मैं बता देता हूँ, इस महीने से यानी उसी समझौते में हमने जो 600-700 रुपये बढ़ाया था, उनका बढ़ने के बाद 12,661 रुपये उनका मानदेय है कि इनका आंगनवाड़ी वर्कर्स का। और जो 10 वर्ष से ऊपर जिनका अनुभव है, जिनका 10 वर्ष से कम अनुभव है, उनका 11,400 है। मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी 11,400 है। तो इस प्रकार से इतना कहीं भी नहीं है। पंजाब भी 9,500 है, छत्तीसगढ़ 6,500 है, मध्य प्रदेश 10,000 है, दिल्ली 9,600 है, राजस्थान 10,500 है, पांडुचेरी 6,500 है, पश्चिम बंगाल 6,700 है। ऐसे ही जो हेल्पर हैं उनका भी हमारे यहाँ सबसे अधिक 6,781 है। बाकी सब पंजाब में 4,700, छत्तीसगढ़ में 3,200, मध्य प्रदेश 5,000, दिल्ली 4,889, राजस्थान 5,800, पांडुचेरी 4375, पश्चिम बंगाल 4,800, यानी सबसे ज़्यादा। और इसके अलावा भी हमने जो इनको और कुछ चीज़ें दी हैं, उसमें आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनको पहले सेवानिवृत्ति पर 30,000 रुपये की राशि मिलती थी एक्स ग्रेशिया, जिसको हमने बढ़ा करके 1 लाख रुपया कर दिया। जब रिटायर होंगी तो 1 लाख उनको मिलेगा और जो हेल्पर हैं उनको 50,000 रुपये मिलेगा। वर्कर अथवा हेल्पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये मिलेगा। ये देश में कहीं नहीं है। इसलिए हमने उनकी सहायता यानी उनके सहयोग के लिए उनके, क्योंकि कुल मिलाकर ये कोई वैतनिक कर्मचारी नहीं है, ये जिसको कहना चाहिए वॉलंटियर्स हैं। तो वॉलंटियर को ऑनरेरियम इस रूप में शायद 100 या 150 रुपये शुरू हुआ था। ये 100-150 रुपया भी अपने गांव में ही रह करके चलो थोड़ा छोटा मोटा काम करेंगे, 100-200 रुपया। उस समय 100-200 रुपये की वैल्यू अच्छी थी 92-93 में। लेकिन उसके बाद भी बढ़ते बढ़ते 2005 में भी 1,000 रुपये था। हाँ, 2005 में भी 1,000 रुपया था। 5 से लेके 22 तब भी हमने 11, 11,500, 12,500 कर दिया। तो इसलिए हम हमेशा एक संवेदनशीलता से इन सब के लिए हम सोचते हैं, करते हैं। लेकिन एक सीमा से आगे कोई जिद करके चलता है तो उचित नहीं है, किसी के लिए भी उचित नहीं है, ना समाज के लिए, ना सरकार के लिए, ना उस वर्ग के लिए। तो मैं तो ये जो इनको उकसाते हैं, जो इनके लीडर्स हैं, खास करके पॉलिटिकल लीडर्स, उनको भी कहूँगा कि किसी वर्ग को इस प्रकार से खराब ना करें। नुकसान बहुत होता है, सबका होता है, तो नहीं करना चाहिए। बजट के संबंध में जितनी बात बतानी है उतनी है कि 3 वर्ष से हम बजट पूर्व बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू किया है हमने। कोविड के कारण से इस बार ऑनलाइन बैठकें ज़्यादा हुई हैं, तो अभी तक 7 फरवरी से ये बैठकें शुरू की थी। प्री बजट बैठकें 8 बैठकें हुई हैं, जिसमें 427 लोगों से हमने विचार विमर्श किया, प्रत्यक्ष 1 to 1। बहुत सुझाव आए हैं, वो सब सुझाव डिपार्टमेंट्स ने भी लिखे हैं, हमारे वित्त विभाग ने भी लिखे हैं। और इसमें सभी जो विभाग हैं, जैसे स्थानीय निकाय, उनके प्रतिनिधि, उद्योगपति, पंचायतों के प्रतिनिधि, कृषि विभाग, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट, शिक्षा क्षेत्र, इन सब के प्रतिनिधियों से और हमने सुझाव लिए हैं। और अब ये 7 दिन का जो समय है उनको सबको इनकॉर्पोरेट करके बजट बनाने का विषय है। तो सुझाव का एक प्रकार का चरण हमारा वो पूरा हो गया है। मुआवजा पिछले दिनों में हमने आपको ध्यान में ही, आपके सामने ही 12 जिलों के 561 करोड़ रुपया, यानी कई लाख किसान थे, उनको 561 रुपया सीधा
हमने डाइवर्ट किया था, जो आगे उनको पहुंच गया होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी 700 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 261 करोड़ रुपया ये उनके अकाउंट्स में चला गया है। बाकी सब भी मार्च अंत तक ये सब चला जाएगा। एक विषय वृद्धावस्था सम्मान भत्ता। पहली बात तो यह है कि हम लोग सारे देश में सबसे ज़्यादा सम्मान भत्ता ही दे रहे हैं, और इसमें चूँकि सम्मान भत्ता जो हकदार है उसको मिलना चाहिए, इसके लिए थोड़ा परिवार पहचान पत्र का सहयोग हम ले रहे हैं। तो उसके नाते से वैसे तो हर महीने जो लोग अप्लाई करते हैं और उनको सम्मान भत्ता दिया जाता है, पिछले एक साल में 2,18,000 ऐसे लोगों को सम्मान भत्ता नए लोगों को दिया गया है। उसमें वृद्धावस्था वाले भी हैं, उसमें विडोज भी हैं, उसमें दिव्यांग भी हैं। तो ऐसे सबको 2,18,000 पिछला जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और जनवरी 21 से दिसंबर 21, और अगर जनवरी 22 और जो आज तक का फरवरी का अगर सारा आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो ये 33,000 और जुड़ जाते हैं, तो 2,51,000 लोगों को इस एक साल में लगभग ये दिया है। अब जो कुछ उसमें लगातार हम उसका रिव्यू भी करते हैं, और उसके आंकड़े चूँकि अब परिवार पहचान पत्रों से निकलते हैं, आज भी हमको कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया कि 23,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अप्लाई भी नहीं किया अभी ओल्ड एज पेंशन के लिए, लेकिन वो इस दायरे में आते हैं। अब मालूम नहीं है, स्वाभिमान के कारण से नहीं, या वो अप्लाई करने के लिए वो गए हों, उनको कठिनाई आ गई हो, या उनको भरने कोई नहीं देता, दूर दराज है, जानकारी नहीं है। लेकिन हमने ये विचार किया है कि हम उन 23,000 सब लोगों को प्रोएक्टिव होकर के अप्रोच करेंगे, उनके घर जाएंगे कि आपका ओल्ड एज पेंशन नहीं बना है, आप बनवा लीजिए, और इस महीने के अंदर उस काम को हम पूरा कर देंगे। यानी जो लोग कहते हैं ना परिवार पहचान पत्र का क्या लाभ हुआ, तो उसमें यही है कि कोई हमारे पास आए, इसकी बजाय जो डिजर्व करता है हम उसके पास जाएंगे और उसको 23,000 लोगों को ये पेंशन बना करके देंगे। और दूसरा जो बताया था कि अभी 58 साल से 60 साल के बीच के जितने लोगों की आय उसमें लिखी हुई है, उसका वेरीफाई करा करके उसमें दर्ज हो जाएगा, और एक बार डॉक्यूमेंटल प्रूफ उसका हो गया कि 60 साल का 21 दिन हुआ है, उसके बाद उसको अप्लाई नहीं करना है, ऑटोमेटिकली उस दिन उसकी जो है पेंशन बन जाएगी, पैरामीटर्स पूरा होते ही। इसलिए ये सुविधा एक परिवार पहचान पत्र की ये जो दी जा रही है, इससे लोगों को एक राहत ये सब मिलेगी। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना में मैंने बताया 2 मार्च से अभी जो कैंप्स लगेंगे, 2 मार्च से 17 मार्च तक उसका फेज पूरा होगा, 1 लाख परिवार उसके अंदर आएंगे, मैंने बता दिया। अब विषय है भर्तियों का। ये भी अपने को पता है कि भर्तियां हम लगातार पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं। वो जो पर्ची खर्ची सिस्टम था बिल्कुल चलता नहीं था। कुछ बातें उसमें जो ध्यान में आई कि बहुत से ऐसे गिरोह ध्यान में आए हैं, पकड़े गए हैं, जो उसमें कहीं ना कहीं लीकेज कराने में वो माहिर हैं। वो चाहे साइबर अपराध करते हैं, चाहे मिली भगत से अंदर उनके लोग लगे हुए हैं, और ये केवल हरियाणा के नहीं है, इसमें ये जो गिरोह हैं बहुत दूर दूर तक काम करते हैं। यानी इनकी जड़ें जम्मू कश्मीर में मिली, इनकी जड़ें हैदराबाद में भी मिली, इनकी जड़ें गुजरात में भी मिली, इनकी जड़ें यूपी में भी मिली। तो ऐसे गिरोह बने हुए और सब जगह ये ऑपरेट करते हैं, क्योंकि काम करने वाली बहुत सी मशीनरी कॉमन होती है सब जगह। पेपर सेटर कॉमन होते हैं, कहाँ से प्रिंट होना वो सब लगभग कॉमन होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके सारे रूट्स बने हुए थे। लेकिन हरियाणा में इस बार हमने सफलतापूर्वक बहुत बड़ा ये नेटवर्क इनका तोड़ा है, और उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए जो आंकड़े हैं बड़े चौंकाने वाले हैं कि यानी जो पुलिस सिपाही भर्ती हुई उसमें जो पेपर लीक हुआ उसके अंदर तुरंत कार्रवाई करके इस समय तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक पेपर में 70 आरोपी, यानी कितना बड़ा नेटवर्क होगा ये, इसमें से ध्यान करने की बात है। एसटीएफ ने पिछले 3 महीने में 3 बड़े गिरोह जो पकड़े हैं उसमें 26 आरोपियों को और जो है इसके अलावा और पकड़ा है। ग्राम सचिव की जो परीक्षा हुई उसमें भी 7 मुकदमे दर्ज किए गए, 64 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। अब इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें ऐसा नहीं कि अब खड़ी हुई हैं, ये बहुत पहले से बहुत जगह पर ये चल रही होती हैं।
जिसका दाव जैसा लगा वैसे करने लग गए। लेकिन हमने उनके सब के नेटवर्क काट दिए हैं, तोड़ दिए हैं, और मैं अब दावे से कह सकता हूं कि अगली कोई परीक्षा होगी उसमें किसी प्रकार का कोई लूप होल नहीं मिलेगा। इंपर्सोनेशन बहुत बड़ी मात्रा में होती रही है। नाम किसी का, परीक्षा कोई देके जा रहा है, परीक्षा देने कोई आ रहा है, और पुलिस में उसके जो फिजिकल पैरामीटर का लिए कोई और आ रहा है। तो उनके सबके, हालांकि एक केस हमारे पास जेबीटी टीचर्स का भी आया था जो पिछली सरकार के समय था, जिसके निशान जो है हम इंप्रेशन में मिलाए थे, हस्ताक्षर मिलाए थे, और उसमें सैकड़ों लोग उसके अंदर पकड़े भी गए थे। लेकिन उस समय भी हमें ये नहीं था कि भी ये बहुत बड़ा ऐसा है कि सब जगह ये सारा विषय चल रहा है। लेकिन इस बार उस पर गहराई से हमने काम करके उसको पकड़ा है, एक बड़ी सफलता है। इसमें कोई कितना ही कहता रहे, लेकिन इस एक बीमारी को जड़ से दूर करने का काम ये सफलतापूर्वक हमने किया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब अगली भर्तियाँ बहुत जल्दी होंगी, ग्रुप सी की भी होंगी, ग्रुप डी की भी होंगी, एबी की भी होंगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी करेगा और HPSC भी करेगा। उन्होंने अपने सिस्टम को भी ठीक कर लिया है। तो इसलिए ये विषय आपको एक ध्यान कराने के लिए इस विषय को मुझे आपके सामने रखना था। मित्रों, महत्वपूर्ण विषय तो दो, पहले नारकोटिक्स ब्यूरो का और जो हमारा अभियान चलेगा नशा मुक्ति का वो, और साथ में यूक्रेन वाला जो विषय था वो आपके सामने रखा। बाकी जानकारियाँ जो थी वो दी हैं। फिर भी अगर कोई बात आपको लगता है तो आप उसको। सर, ये पानीपत और सोनीपत के इलाके में कई विधायक ने आपको पत्र भी लिखा है कि जो NCR का दायरा है वो घटाया जाए, क्योंकि जो अनाउंसमेंट की गई कि NCR के दायरे में आने वाली जो गाड़ियाँ प्रभावित होंगी, तो उसको लेकर के आप विचार कर रहे हैं? ऐसा ये विचार हमने नहीं करना। ये NCR प्लानिंग बोर्ड में सारे विषय रखे जाते हैं, और इसका जो अर्बन जो हमारी मिनिस्ट्री है शहरी विकास की केंद्र की, वो उसको फाइनल करते हैं। क्योंकि NCR के साथ जुड़ा विषय है। NCR का अर्थ ये था, इस NCR एरिया का, कि जो दिल्ली के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, दिल्ली की सीमाएं हैं अपनी, तो वो प्रेशर दिल्ली के ऊपर ना बढ़े, इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, थिन किया जाए, तो आसपास के एरिया में कुछ सुविधाएं दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, योजना बनाई जाए, प्लानिंग की जाए। उसके लिए NCR एरिया था। पहले बहुत थोड़ा एरिया था, बाद में कुछ योजना दी गई कि इसमें हम सहायता करेंगे, उसको हम भी लालच में आकर के बढ़ाते चले गए, ये बढ़ा लो, ये बढ़ा लो। और हरियाणा का पिछले डेट तक 57% एरिया वो NCR में आ गया। लेकिन जब NCR के कारण से वो जो दिल्ली वाले प्रभाव हैं प्रदूषण के, एनवायरनमेंट के, या पानी के, या धुएं के, या बाकी चीज़ों के, NGT ने उसको जब यानी मैं शब्द प्रयोग करूँगा थोपना ही, शायद ठीक है कि नहीं है, लेकिन वो थोपना शुरू कर दिया। तब ध्यान में आया कि इसका लाभ के बजाय इसको हमारे नागरिकों को कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं। तो उन कठिनाइयों को हल करने के लिए फिर हमने ये विषय निकाला कि इसका दायरा कम करवा दें। बहुत लोगों ने कहा कि ये विषय तो पॉलिटिकल बन जाएगा। मैंने कहा पॉलिटिकल तो बढ़ाना हुआ बन गया। तो इसको हमें तो ठीक करना, जनता को राहत देनी है। तब ये उसको कम करने के लिए सैद्धांतिक रूप से बात मान ली गई है कि अब उसका कितना किलोमीटर है? 100 ना? हाँ, अभी 100 ना? 100 किलोमीटर तक मान लिया गया है। और 100 किलोमीटर में अगर मैं करनाल का कहूँ तो पहले करनाल पूरा जिला आता था, अब उसमें घरोंडा तहसील ही आएगी। घरोंडा तहसील से आगे का नहीं आएगा, यानी घरोंडा लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में आता है। जिले रह जाएंगे? जिले तो सारे शायद कोई एक आधी कम होगा, लेकिन उसके बहुत जिलों के पार्ट रह जाएंगे, बाकी कम हो जाएंगे। सीएम साहब, आपने ड्रग सप्लाई की बात कही, पाकिस्तान से पंजाब होते हुए हरियाणा और अन्य राज्यों में होती है ये, तो पंजाब जो पड़ोसी राज्य है उसमें कोई पॉलिटिकल पेट्रोनेज की बात आई है सामने, कोई ड्रग्स को लेकर? देखिए, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे से पहले पंजाब की हालत खराब हुई और जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, उस बॉर्डर से चीज़ें आनी शुरू हुई। अब इसकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं, ना कोई स्मगलर की, ना ड्रग लेने वालों की, ला जाने वालों की, नशे की कोई सीमा नहीं होती है। वो तो जैसे जैसे बढ़ता आगे फैलता चला जाता है। इसलिए कोई इसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज देगा ऐसा तो नहीं है। इतना ज़रूर है कि इसमें पैसे का बहुत बड़ा रोल है, और पैसे का रोल करने वाले जो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आतंकी यानी संगठन जो हैं, उन लोगों का ज़रूर इसमें रोल है। वो इसमें से अपना पैसा बहुत निकालते हैं, जिसका दुरुपयोग देशद्रोहिता के लिए वो दुरुपयोग करते हैं। ये तो जानकारियां हैं, लेकिन मैं किसी को कहूँ पॉलिटिकल पैट्रोनेज, और हम इसमें पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ये जो आपने नारकोटिक्स के ऊपर, क्योंकि फोक्स है हमारी प्रेस और इसमें बताया कि हमने ये पकड़ा है, कितने लोग पकड़े हैं?
विस्तार ने कहा कि हम अब ये पता लगाएंगे कि इसके जल तक जाएंगे, कहाँ से चल रहा सप्लाई का, क्या तो अब तक की जांच में नहीं पता चला कि कहाँ तक है? इतने लोग ये केवल नशा करने वाले लोग पकड़े हैं या कुछ दूसरे भी पकड़ा है? नहीं, कुछ ऐसे पकड़े भी जाते हैं, कुछ ऐसे वो तो लगातार। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए घुण की तरह लगी होती हैं, वो पता नहीं होता कहाँ लगी है। वो तो जब पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उसमें थोड़ा आगे तक बढ़ते हैं, पता नहीं कौन सी चीज कहाँ पकड़ी जाए। अब ये आतंकवादी सोनीपत में पकड़े गए, इसका मतलब क्या हुआ? आतंकवाद कोई ऐसा तो है नहीं कोई आज शुरू हुआ है। आतंकवाद की शुरुआत तो 20 साल पहले, 25, 30, 40 साल पहले 84 में शुरू हुई, उससे पहले भी कहीं ना कहीं रूट्स निकल सकती हैं। अब ये सारी समस्याएं जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, उसका कहाँ से वो शुरू हो और कहाँ तक रुकी हुई है, इसका नहीं पता लगता है। इससे ये जानना चाहता है कि जो हमने गिरफ्तार कर ली उसकी इन्वेस्टिगेशन में कहाँ पहुंची है बात? आखिर कहीं ना कहीं वो पहुंची तो पकड़े ही होंगे ना। और कुछ बातें हो सकता है कि जब तक पूरा उसको क्लीन नहीं करेंगे नीचे तक, तब तक बताना भी उचित नहीं है। तो अभी यहाँ से तो प्रॉब्लम पैदा होता नहीं रहता। यहाँ तो नहीं होता, लेकिन जहाँ जहाँ होता है, बाहर से जहाँ खेती होती है, अब मध्य प्रदेश में तो लोग खेती करते हैं इसकी, और राजस्थान में भी करते हैं, तो वहां से लेके आते हैं। हमारे हरियाणा में तो कम से कम खेती शायद कहीं नहीं होती। कई अलग अलग एरियाज में जो ड्रग्स हैं, अलग अलग एरियाज हैं जहां से सप्लाई होते हैं, कुछ अलग अलग एरियाज। ये जो पकड़े गए हैं, जो गृह मंत्री महोदय का कहना था कि जो भी ये केसेस हम पकड़े जा रहे हैं, हम उसमें ये प्रयास कर रहे हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को एस्टेब्लिश करें।